हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 3 से जो फर्स्ट में आपने देखा था चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरा डिस्कस हो चुका था। उसमें से जो भी मुख्य क्वेश्चन जो था बीपीएससी पूछ सकती है उसमें से हमने चुन करके दिया था आपको। यहाँ पे हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ ये तागा है, क्लियर। तागा कह रहा है तागा को यहाँ धागा भी कहते हैं, पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। ए में आपका दिया हुआ है रुई और जूट जो है जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तो रुई जो है और जूट, तो जूट का जो आप जूट जानते हैं कि पौधा से ही प्राप्त होता है, रुई भी पौधा से प्राप्त होता है। जैसे सिमर का रुई हो गया, बहुत सारे हैं, कपास का रुई हो गया, ये पौधा से ही प्राप्त होते हैं। और पौधा को क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, पादप कहते हैं पौधे को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आंसर सही है। ए वाला तो सही है, आपसे गलत पूछ रहा है। बी में कह रहा है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो दोस्तों जूट जो है नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। यह जूट जो है एक प्रकार का पौधा होता है जिसको काट करके, लंबा लंबा पौधा होता है जिसको पानी में हम लोग भिगोते हैं कुछ दिन तक, और फूल जाने के बाद तब उस पर से उसका जो छिलका उतारते हैं उसे जूट कहते हैं। तो नारियल का बाहरी भाग ये नहीं होता है। तो बी तो गलत यहाँ पे एक यहाँ पे दिख गया। नेक्स्ट कह रहा है रेशम तंतु रेशम कीट के कोकुन से खींचा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि रेशम जो है, रेशम तंतु जो है, धागा जो है रेशम के कीट के कोकुन से ही खींचा जाता है। डी नंबर ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो चूंकि ऊन जो है भेड़ जो आता है, और भी 2-3 जानवर है जिनसे प्राप्त होता है, और रेशम भी तो जानवर से ही, कीट जो से प्राप्त होता है, तो इसे हम जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। तो केवल हमें इसमें कौन सा गलत मिल गया? बी, जो जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन। कह रहा है तागा अपने तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। जो धागा है वह क्या है? तंतुओं के, पौधों से जो रेशे प्राप्त होता है उसकी पतली लड़ियों, मतलब लच्छेदार जो होता है, उससे मिल करके बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। जूट हमने क्या कहा? जूट के पौधे को पटसन कहते हैं, उसका रेशा है। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है, इसे द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा भी कहते हैं। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। जो पटसन से जो प्राप्त होता है रेशा, उसको हम पाट भी या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसमें रेशम तंतु रेशम के कीट कोकुन से खींचा जाता है, तथा ऊन जो है भेड़, बकरी, खरगोश का भी, कुछ खरगोश ऐसे होते हैं जिनके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको जो है खरगोश, और ऊँट जिनके बाल, ऊँट भी जो होता है, कुछ ऊँट के बाल नहीं बढ़ते हैं, कुछ ऊँट के पास बाल होते हैं, तो ऊँट तथा याक के बालों से प्राप्त किए जाती है। यह कथन जो है आपका बी एकदम गलत है ना। तो बी इसलिए गलत है कि बी में आपका कह रहा था कि जूट नारियल का बाहरी आवरण है। तो जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं है, यह पटसन का जो रेशे को हम क्या कहते हैं? जूट कहते हैं। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखेंगे दूसरा। क्वेश्चन दूसरा देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में दिया हुआ है फ्लैक्स, 2 में दिया हुआ है पॉलिस्टर, 3 में सोन, और 4 में एक्रिलिक, और 5 में रेशम। कह रहा है उपयुक्त
तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? तो आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 1, 2 और 3। बी ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 2, 3 और 4। और सी ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 1 और 5। और डी में दिया है 2, 3 और 5। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो? इसका सही आंसर आपका जो है बी नंबर हो जाएगा कि जो है आपका जो है उपयुक्त में तंतुओं के कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? तो संश्लिष्ट तंतु जो होता है आपका पॉलिएस्टर होता है और सोन होता है और जो है एक्रिलिक होता है। तो यह जो ऑप्शन जो है आपका बी में दिया हुआ है तो ये बी हो जाएगा। तो चलिए हम व्याख्या इसका देख लेते। व्याख्या में दिया हुआ है जो है कपास, जूट, फ्लैक्स, कपास और जूट को जो है कपास हो गया, जूट हो गया, ये फ्लैक्स है। रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम जो है 5 नंबर में जो आपका दिया हुआ था, तो रेशम जो है और रेशम के साथ जो आपका जो है ऊन हो गया, ये जो है आपका तंतु पादपों द्वारा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित, जो अभी यहाँ पे आपने देखा कि कह रहा था संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है, तो सबसे पहले जानेंगे संश्लिष्ट तंतु कहते किसे हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। तो जो चीज़ जो है आपका रासायनिक तत्वों से बनता है उसे हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर हो गया, तो पॉलिएस्टर भी आपका जो है रासायनिक तत्वों से बनता है। क्लियर? रासायनिक पदार्थों से बनता है। नायलॉन जो है वह भी क्या है? केमिकल रासायनिक से बनता है। और एक्रिलिक जो है यह भी जो है आपको रासायनिक पदार्थ से मिलकर के बनता है। तो यह जो है पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जो है यह संश्लिष्ट तंतुओं का उदाहरण है। तो जो चीज़ रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बनता है उसे हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। कह रहा है भारत में पटसन मतलब जूट की खेती प्रमुख रूप से कहाँ की जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, बी 2 में दिया हुआ है केरल, 3 में दिया हुआ है बिहार और 4 में दिया हुआ है असम। तो कूट में आपका यहाँ दिया हुआ है ए में 1, 2, 3 मतलब 1, 2, 3, 4 को छोड़ करके पश्चिम बंगाल, केरल और बिहार। बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 3, 4 और सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1, 3, 4। तो देखिए जो पटसन की खेती जो है मुख्यतः जो है हमारे बिहार में होता है और पश्चिम बंगाल में होता है और असम में होता है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, 1, 3 और 4। तो असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में होता है। और डी ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो सभी में नहीं, केरल में जो है मुख्यतः जो है पटसन की खेती नहीं होता है। तो चलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन आपका सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसका हम व्याख्या देख ले रहे हैं। व्याख्या में कह रहा है सी नंबर ऑप्शन सही है बिल्कुल। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। जो पटसन है, जो पटुआ उगाया जाता है, वह किस वर्षा ऋतु में खेती की जाती है? पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। यह जो है आपका 3 जगह जो है मुख्य खेती इसकी की जाती है। एक तो पश्चिम बंगाल में और दूसरा बिहार में हो गया और तीसरा असम में की जाती है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 4 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया हुआ है पटसन मतलब जूट जो है पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। कह रहा है पटसन जो है एक पौधा होता है, उस पौधे को क्या करते हैं? जब उसमें पुष्प लगता है उसी समय हम काटते हैं। 2 में दिया पटसन के तंतों
को कुछ दिन तक जल में डुबोकर रखते हैं। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल जो है आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है सही है। पटसन का जो है जो पौधा होता है उसमें जब पुष्प रहता है उसी समय हम काट कर, पुष्प लगता है उसी समय हम काट करके क्या करते हैं, उसके तने को जो जड़ होता है उसको हम जल में डुबो कर रखते हैं। तो 2 नंबर भी सही है और ऊपर वाला भी सही है। चलिए 3 नंबर में देखते हैं। कह रहा है रेशे से तागा बनाते हैं। तो बिल्कुल उसको फिर पानी में पीटते हैं और उसका छिलका जो है पानी में अपने आप अलग हो जाता है, तो उसको समेट करके रखते हैं और फिर बांध करके घर पे लाते हैं। तो उसी से जो है एक चाक के द्वारा हाथ में हम नचाने वाला बनाते हैं, उसको हम हाथ से नचाते हैं, उसके रेशे को धीरे धीरे ऊपर से सजाते रहते हैं और पतली सी जो है प्रक्रिया हुआ जो कताई करते हैं, तो कहता है उसको धागा तैयार करते हैं। तो रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो यह भी बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप रूरल एरिया में होंगे, अगर आप पटसन कभी किसी दादाजी को पटसन से जो आप रेशा बनाते हुए देखे होंगे तो उसको क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। तो इसमें तो तीनों सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है तीनों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 क्लियर। तो इस तरह से इसका हम लोग व्याख्या देख ले रहे हैं, तो चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया हुआ है, बिल्कुल डी दिया हुआ है। कह रहा व्याख्या में समानतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ये भी सही है। फसल कटाई के पश्चात जो है पादप के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। जल में डुबाने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। उसको पिटाई करते हैं पानी में ही और उठा करके पानी में पटकते हैं तो अलग हो जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज के रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और तना तागा बन जाता है। तो इसको घुमाते रहते हैं तो अचानक वो घूम करके वो अपने आप जो है बन जाता है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही था। क्वेश्चन नंबर अब जो है चैप्टर 4 हम यहाँ पे देखेंगे। 3 नंबर चैप्टर में यही 2 क्वेश्चन, आपका 3 क्वेश्चन था। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में 6 क्लास में नहीं आपका पूछेगा। क्लियर। जो यह क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन इसमें से निकल के आया। चैप्टर हम यहाँ पे 4 देखेंगे, वस्तुओं के समूह बनना। तो वस्तुओं से जो समूह बनना है उसका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में कह रहा है ऑक्सीजन, 2 में सिरका, 3 में मिट्टी का तेल, 4 में नींबू का रस। तो यहाँ पे जो है आपका उपयुक्त में कौन सा जो है जल में विलय है। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि जल में जो घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलय करते हैं। जैसे कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उसको विलय नहीं कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, अविलय कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो जल में नहीं घुलेगा, जैसे मिलाइएगा तो घुलेगा नहीं, बाहर ही रह जाएगा, उसे अविलय कहते हैं। और कुछ पदार्थ जो है आप जल में आप मिलाइएगा, जैसे चीनी हो गया, नींबू का रस हो गया, सिरका, कुछ भी जल में आप घोलेंगे शरबत बनाने के लिए, तो जब जल में बिल्कुल घुल जाए उसको हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। तो विलय के बारे में सोचना है। तो क्या ऑक्सीजन जल में विलय है? तो बिल्कुल ऑक्सीजन जो है जल में रहता है, जल में ऑक्सीजन घुलता है। सिरका भी अगर आप जल में अगर डालेंगे और उसको मिलाएंगे तो जल में बिल्कुल मिल जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। 4 नंबर ऑप्शन में नींबू का रस जो शरबत बनाते हैं तो पता चलता है किसे कहाँ गया शरबत में नींबू का रस, नहीं पता चलता, वह भी बिल्कुल घुल जाता है। जो बिल्कुल घुल जाए उसे विलय कहते हैं और जो न घुले उसे अविलय कहते हैं। और यहाँ 3 में देखिए मिट्टी का तेल, जब भी मिट्टी का तेल आप डालेंगे पानी में तो पानी के ऊपरी सतह पे मिट्टी का तेल चलता रहता है, क्लियर, ऊपर ही छताता रहता है। तो आपका जो है इसमें 1 2 और 4 क्या है, सही है, मतलब यह जल में विलय है। तो 1 2 4 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, आपका सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो चलिए इसका जो है हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो सी में व्याख्या में क्या दिया हुआ है,
कि कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। तो कुछ गैस भी है जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जल में विलय पदार्थ कहलाते हैं। जो जल में बिल्कुल घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विलय पदार्थ कहते हैं। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलय है। मतलब ये सब सारी चीज़ें जो है जल में बिल्कुल घुल जाते हैं। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं। जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं वो अविलय कहलाते हैं। जैसे मिट्टी का तेल जो है अविलय है। तो मिट्टी का तेल आप घर में देखिएगा, पानी में जैसे रखिएगा या सरसों का भी तेल रखिएगा तो आपको ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं जाता, उसमें घुलता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में दिया हुआ है स्टील का प्लेट, 2 में दिया हुआ है तेल लगा कागज, और 3 में दिया हुआ है गत्ते का डिब्बा, और 4 में दिया हुआ है कांच। क्लियर? तो देखिए इसमें कह रहा है उपयुक्त में से पदार्थ पारभासी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि पारभासी किसको कहते हैं। पारदर्शी तो उसे कहते हैं जिसके आर पार देखा जा सके, और अपारदर्शी उसे कहते हैं जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। तो पारभासी क्या हुआ? तो पारभासी उसे कहते हैं जिसके आप जो है उसको जो है वह पदार्थ जिसे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, मतलब देखा जा सकता है लेकिन क्लियर नहीं देखा जा सकता है, उसे हम जो है आपको उसको हम जो आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं, ट्रांसकुलेंट कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिसको आर पार देखा जा सकता है, पता चलेगा कि दिखाई दे रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगा, उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। तो अब देखिए स्टील का प्लेट क्या है? तो स्टील का प्लेट तो अपारदर्शी है, उसको आर पार तो देख भी नहीं सकते हैं। तेल लगा कागज, तो कभी भी आप देखिएगा आप कागज पे तेल गिरा दीजिएगा तो लगेगा कि पारदर्शी ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन जो है स्पष्ट रूप से उस पार का चीज़ आपको नहीं दिखेगा। तो एक तो 2 नंबर तेल लगा कागज बिल्कुल सही हो गया। तो 3 में देखिए गत्ते का डिब्बा, गत्ते का जो डिब्बा है क्या वह आपका जो है पारदर्शी होता है? तो या सॉरी पारभासी होता है? तो बिल्कुल नहीं। कांच जो है शीशा कभी पारदर्शी भी होता है कांच, और जो प्लास्टिक का होगा वो नहीं भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका केवल कौन सा सही है? एक में 2 नंबर दिया हुआ है तेल लगा कागज। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में जो दिया हुआ है ए नंबर बिल्कुल सही। कह रहा है व्याख्या में वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट देखा जा सके, जिसको आर पार आप देख सकते हैं उन्हें हम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कहते हैं, तथा जिन्हें आर पार नहीं देखा जा सके उसे अपारदर्शी ओपेक कहते हैं। और कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कांच के बारे में दिया था, तो कांच कैसा है? पारदर्शी है, और गत्ते का डिब्बा क्या है? अपारदर्शी का उदाहरण है। ऐसे पदार्थ जिसे आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी मतलब ट्रांसकुलेसेंट कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। चलिए ठीक है। दूसरा में कह रहा है हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। ऐसा तो नहीं है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है कह रहा उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य आपसे पूछ रहा है, मतलब आपका जो है गलत ही आंसर आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गलत जबकि पूछ रहा है ना, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर बिल्कुल जो है गलत है। क्यों? केवल 2।
हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं एक ही पदार्थ से मिलकर के नहीं बनी हैं। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि पदार्थ जो है हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं दिख रही है वह एक ही पदार्थ से निर्मित नहीं है। तो कौन सा गलत है? तो भाई केवल 2 यहाँ पे गलत है। बी नंबर ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कुछ व्याख्या भी देखना जरूरी है। कॉपी कलम निकाल कर रखिए और नोट करते जाइए वीडियो को बंद करके। कह रहा है हमारे चारों ओर की वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, न कि एक ही प्रकार के पदार्थ से बनी है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है चैप्टर जो है आपका 4 खत्म हो गया, 3 और 4 चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर से और भी 6 क्लास के साइंस से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो है 5 नंबर चैप्टर है, तो 5 नंबर हम लोग चैप्टर देखते हैं। कह रहा है पदार्थों के पृथक्करण। तो हमें हमारे ख्याल से 2 चैप्टर एक दिन में ठीक है। 2 और 3 और 4 हो गया, तो 5 जो है हम लोग कल करेंगे। थोड़ा थोड़ा कीजिए और बढ़िया से इसको आप नोटबुक में तैयार कीजिए, एक अच्छा आपका नोट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कंटिन्यू चलना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।